नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और टीटीपी का जो कुछ भी चल रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तानी सरकार के साथ अपने सीज़फायर को पाकिस्तानी सेना के साथ अपने सीज़फायर को तोड़ दिया है। उसके बाद से कई सारे हमले भी हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान एक बार फिर से जो है वो उस पर मुश्किल के बादल मंडरा रहे हैं, थोड़ा मुसीबत बढ़ गई है उनकी। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बेहद ख़ास मेहमान पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब हैं। थैंक आप यू। सब आप जानते हो। बहुत-बहुत स्वागत है फ़खर साहब आपका। आलोक जी, थैंक यू वेरी मच। आपका, आपके व्यूअर्स का सबको नमस्ते, गुड इवनिंग एंड सलाम टू एवरीवन। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसे हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे फ़खर भाई से बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पिछले दिनों इलाकों में घूम के आए हैं, कुछ टीटीपी वाले भी इलाके हैं। तो फ़खर साहब मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सीज़-फायर टूटने के बाद से पाकिस्तान के लिए खतरा टीटीपी की तरफ से कितना ज़्यादा बढ़ गया है? आलोक जी, सबसे पहले तो टीटीपी ने हालांकि कहा भी था कि ये जनवरी से हम सुन रहे थे कि ये सीज फायर है, सीज फायर है। फिर रमज़ान आया, उन्होंने कहा कि हमने ये इसका हम रिस्पेक्ट के तौर पे ये सारा कुछ करें। खैर, फिर उसने रमज़ान ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद उन्होंने उसको एक्सटेंड करते रहे। हर 1 महीना, 2-2 महीने उसको एक्सटेंशन देते रहे। लेकिन अब फाइनली 28 नवंबर को उन्होंने कहा कि भई खत्म, और उसके बाद हम अटैक्स करेंगे। उन्होंने अपने जहाँ-जहाँ पे भी उनके लोग हैं, ऑलमोस्ट मैं तो ये कहूँगा कराची भी उनका एक काफ़ी बड़ा गढ़ मौजूद है। बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में उनकी प्रेज़ेंस है, और खैबर पुख्तनख्वा का जो पुराना फाटा का इलाका है, वहाँ पे तो मैं ये कहूँगा कि वो तो उनका अपना घर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंस है। अफ़गान बॉर्डर के साथ-साथ जो इलाके वाक़ हैं, वहाँ पे मज़बूत है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन लोगों का। तो खतरा तो मेरे ख्याल में, अगर जिन पाकिस्तानियों का भी ये ख्याल था या किसी का भी कि यार उन्होंने सीज फायर किया तो शायद खतरा खत्म हो गया, ये सीज फायर, ये एग्रीमेंट्स ऑलमोस्ट ये कोई 2005-6 से ये कहानी शुरू हुई है। 2007 से इसमें तेजी आई, लेकिन उस वक्त से लेके अभी तक हमने बहुत दफा ये बातचीतें सुनी। बहुत सारे इनके लीडर्स आए, मर गए, खत्म हो गए। उसके बाद कोई और आ जाता है, कोई और आ जाता है। तो वो सिलसिला चलता रहता है। अभी भी यही हमारे एक बड़े मोहतरम सेनेटर साहब हैं, मेरे भी बड़े अच्छे मतलब बड़े हैं मेरे सेनेटर साले शाह साहब। उनसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो वो क्योंकि इसका एक परमानेंट हिस्सा है इस डायलॉग्स का, जो तालिबान के साथ, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के साथ उनकी काफ़ी इंटरेक्शन लगी रहती है। तो इस्लामाबाद में उनसे जब बात हुई, तो उन्होंने कहा जी, ना तो ये एग्रीमेंट पहले ख़त्म हुआ था, ना अब ख़त्म हुआ है, ना बातचीत ख़त्म हुई है। तो मैंने कहा सर, फिर हमले किस चीज़ के हो रहे हैं? उन्होंने पहले भी हालांकि किए थे। जिस वक्त आलोक जी उन्होंने सीज फायर कहा था, उस वक्त भी 2 बड़े हमले आपको याद होंगे, जनवरी फरवरी में, जो बलूचिस्तान के अंदर हुए फोर्सेस पे। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान की हिस्ट्री जब से बीएलए शीएलए और ये सारा कुछ बना है, वो 2 बड़े हमले थे और बड़े सवियर किस्म के अटैक्स हुए थे। तो उस वक्त भी हमारा सीज फायर एग्रीमेंट मौजूद था, लेकिन बीएलए ने वो अकेले काम नहीं किया था। टीटीपी ने उसको काफी बैकअप दिया था और काफी सपोर्ट किया था, क्योंकि बीएलए की वो स्ट्रेंथ नहीं है कितने बड़े वो अटैक्स कर सके। वो ठीक है, एक वो करती है, एम्बुश करती है कहीं पे, मतलब कॉनवाय के ऊपर फायर कर लिया, रॉकेट मार दिया, इस तरह के अटैक्स करती है। लेकिन वो वाला अटैक, वो बीएलए का अपना अटैक नहीं था। उस वक्त भी मैं कह रहा था। तो ये सारी चीजें, तो थ्रेट उस वक्त भी था 2005 में, 2010 में भी, 15-20 में भी, और राइट नाउ 2022 में जब मैं और आप बात कर रहे हैं। हाँ, मिस हैंडल किया जाता रहा इन इशू को। इंपॉर्टेंस उसी तरह नहीं दी गई जिस तरह देनी चाहिए थी। इस वक्त भी, जिस वक्त मैं और आप आलोक जी बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में क्या चीजें चल रही हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो सियासत की राहदारियां हैं, वहां पे इमरान खान साहब की गड़ियों की बातें चल रही हैं। किसी को फिक्र नहीं है कि यार भाई, इतना बड़ा थ्रेट आपके सर पे मंडला रहा है, और वो लोग तो आते ही मरने के लिए, आपने उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, उसका जवाब कैसे देना है, दोबारा से कोई नया ऑपरेशन लॉन्च करना है, या क्या चीजें करनी है। बिलीव मी, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब, वो कहते हैं आई डेम केयर अबाउट। उनका सिर्फ ये काम है कि वो इमरान खान साहब के ऊपर रोजाना कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। शहबाज शरीफ साहब, उनका यही काम। बाकी पीडीएम की जो लीडरशिप है, उनका यही काम। किसी को इस वक्त, और सबसे बढ़कर इमरान खान साहब की जो मेरे खैबर पुख्तनख्वा में हुकूमत है, सीएम है, उनके अपने इलाके में तालिबान फिर रहे थे। अभी कुछ महीना डेढ़ पहले की बात बता रहा हूं। वो, मैं कहता हूं, उनके ऑफिस से एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट नहीं निकला।
एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, जिसका मुझे अफसोस है कि यार ये वो इलाका है जो चारबाग का इलाका, जिसके ऊपर फजलुल्लाह ने लोगों के गर्दनें काटता था मिंगोरा के ग्रीन चौक में, और बड़ी मुश्किल एक जंग थी, 30 लाख लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए बेचारे, वो दूसरे के घरों में, मेरे अपने इलाके में लोग आए, लेकिन उसके बाद भी सीएम साहब खामोश है जी, कोई नहीं। वो इसीलिए कह रहे थे कि जी हम मुझे कुछ ना कह दे। यार जब आपको, अगर वो मेरे को नहीं छोड़ेंगे तो आपका क्या ख्याल है मेरे से गुजर के वो आप तक नहीं पहुंचेंगे? अगर सही ये बात है, सही गलतफहमी हम बात है, सबकी सही बात क्लियर हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट की हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हो, अगर ये क्लियर हो जाए तो फिर शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जो पॉलिसी ये लोग लेके चल रहे हैं, आलोक जी, और 2021 में जब 15 अगस्त को टेक ओवर किया, हमारे यहाँ बहुत खुशियां मनाई गई, बहुत ज्यादा लोगों ने कहा देखो जी हमने एक और सुपर पावर को हमने शिकस्त दे दी अफगानिस्तान के अंदर। पहले हमने रशिया को शिकस्त दी, अब हम उन्होंने अमेरिका और साथ में हिंदुस्तान का नाम शामिल कर देते थे। मैं लोगों से पूछता था भाई हिंदुस्तान उधर है, उनका अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने लोगों को कहेंगे चलो जी न्यू दिल्ली चलो, खत्म हो गई बात। और क्या प्रॉब्लम है उनको, डायरेक्टली उनका कोई बॉर्डर नहीं लगता कि उनको इमीडिएट कोई थ्रेट होगा। मैंने कहा मसला हमारा है और हमारे घर में ही रहेगा। वही चीज हुई कि आज मसला हमारे घर में ही है। हमें ये लाले पड़े हुए हैं कि भाई हमने टीटीपी को कैसे हैंडल करना, और हमने अफगान तालिबान को ये बात कैसे समझानी है कि भाई माफ कर देना भाईजान, बस गलती हो गई हमसे, मैं एक और मैं गलती बल्कि। मैं फ़खर साहब इस पे आऊँगा अभी थोड़ी देर में, अफ़गान, तालिबान, इंडिया, फिर थोड़ा रुख मोड़ूँगा मैं इंडिया की तरफ। जी जी प्लीज। एक चीज़ जो मैंने देखी, सीज़ फायर जैसा कि आपने बताया, सीज़ फायर के दौरान भी हमले हुए, बिल्कुल बीच में भी हमले हुए। एक रिपोर्ट आप ही के किसी अखबार की पढ़ रहा था, शायद डॉन की थी या पता नहीं किसकी थी। तो सीज़ फायर के दौरान भी हमले हुए थे बीच में। तो मुझे लगता है कि सीज़ फायर का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। पिछले कुछ वक़्त से, जब से सीज़ फायर तोड़ा है, मुझे लगता है कि हमले तेज़ हुए हैं। तो बिल्कुल। थोड़ा-सा मेरे व्यूअर्स को ये बताइएगा कि पिछले 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कितना नुकसान कर चुका है टीटीपी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस का? देखिए सबसे बड़ा हमला तो जिस दिन उन्होंने 28 को अनाउंस किया, तो 29 ऑफ नवंबर को क्वेटा के पास पुलिस की एक गाड़ी थी जो उनके लोगों को लेके जा रही थी, एफसी के लोग भी उसमें बैठे हुए थे। उसके ऊपर जो ऑटो रिक्शा में सुसाइड बॉम्बर बैठा हुआ था। तो सीज फायर के बाद तो सबसे बड़ा हमला उन्होंने ये किया। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे हमले हैं आलोक जी, मैं आपको बता दूं, अगर हम बाजवड़ से शुरू करते हैं, तो ये पूरा 1700-1800 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसके मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पे अगर फौज निशाना नहीं बनती तो पुलिस के लोग, खैबर पुख्तनख्वा के पुलिस के लोग रोजाना निशाना बन रहे हैं। यानी आज से 3 दिन पहले मर्दान के साथ एडजॉइंट डिस्ट्रिक्ट है नौशहरा का, वहां पे पुलिस वैन के ऊपर फायर हुआ। यकीनन क्योंकि आजकल खबरें बहुत तेजी के साथ जाती हैं, 3 पुलिस वाले बेचारे उनकी जाने गई। उससे पहले लकी मरवत में किया, 6 वहां पे पुलिस वाले मारे गए। उससे पहले जो है गजनई एक इलाका है नॉर्थ वजीरिस्तान, वाना जो तहसील है उसका थाना है, वहां पे हमला हुआ। उन्होंने 15 लोगों को उठा के वो साथ लेके गए, 7 को जिरगे ने रिहा करवा दिया, और जो 7 लोग थे वो उनके पास थे। इसी तरीके से अब वहां पे मतलब जो पुलिस डिप्लॉय होती है, हालांकि मैं आपको एक बड़ी ओपनली ये बात बताऊं कि खैबर पुख्तनख्वा की पुलिस ने पहले भी इस जंग में, मैं आपको कहता हूं बहुत, मैं कहता हूं दिल जिगर के साथ लड़ी है हमारी पुलिस, बिलीव मी। हालांकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, फौज जितने रिसोर्सेज अगर उनके पास हो तो मैं कहूंगा आप उनको कहें कि यार आप जानो, आपका काम जाने, वो आपको हैंडल करके दे देंगे, सिस्टम बराबर कर देंगे। बट द थिंग इज कि आपने उनको यार जो चाहिए लड़ने के लिए, तो आदमी के पास गन होनी चाहिए ना। अगर आप उसको कहेंगे कि आप जाके गुलेल से मारेंगे, तो अगले के पास यार एलएमजी है, या उनके पास M16 है, या M4 है, उनके पास अमेरिकन गन यूज कर रहे हैं। आजकल ये AK-47 बहुत कम, वो रशियन AK-47 पहले यूज करते थे, वो कम यूज करते हैं। ज्यादातर ये वाली गन जब से अमेरिकन गए तो अफगानिस्तान में वो बहुत सारा वेपन छोड़ के गए, स्पेशली ये वाला जो लाइट वेपन है, तो उसका इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं। तो मेरे पुलिस वाले के पास तो कम से कम उस लेवल की चीज होनी चाहिए। उनके पास 4x4 जबरदस्त किस्म की नए मॉडल की होती है, उसमें वो आते हैं, अपना काम करते, वो निकल जाते हैं। अगर मेरे पुलिस वाले के पास उस गाड़ी में डीजल नहीं है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट करूं ये आप जान की कुर्बानी दे दो, वो कहेगा चलो जी मैं हाथ उठा लेता हूं, मुझे गोली मार। ये नहीं, ये पॉलिसी सबसे बड़ी गंदी चल रही है, और मसला भी इसकी वजह से ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है ये तो तो अटैक्स तो बहुत, बेशुमार हुए हैं। बिल्कुल फ़खर भाई, ये तो मुझे लग रहा है कि बड़े अफ़सोस की बात है। मतलब अगर आप, जैसा कि आपने बताया कि इस्लामाबाद में इसकी चर्चा तक नहीं हो रही, तो ये कितनी, या मतलब एज़ अ नेशन अगर मैं देखूँ कि आप या इस वक़्त इतने बड़े थ्रेट से घिरे हुए हो, आप पर हमले हो रहे हैं, या आपके पास जो बिल्कुल। पुलिस को आप कह रहे हो लड़ने को, उनके पास संसाधन नहीं है। क्या खुफिया एजेंसियों को आपके यहाँ
उनके हथियार आ रहे हैं या उनकी मूवमेंट है, क्या वो मतलब बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहे या उनको पता नहीं चल पा रहा है? क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए इन लोगों के जो फुटप्रिंट्स थे वो ख़त्म नहीं हुए। ये कहा गया ना कि हमने इनकी कमर तोड़ दी, कभी इनका हाथ तोड़ दिया, कभी इनके पाँव को तोड़ दिया हमने। ये बातें हमने सुनी, मुख्तलिफ फ़ोरम्स पे ये बातें होती थी, स्पेशली हमारे आईएसपीआर में इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ में। बट द थिंग इज़ कि यार अगर आपने उनकी कमर तोड़ दी तो फिर कमर तो दोबारा से कैसे सीधी हो गई उनकी? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं तो ये सवाल करता हूँ कि भई वो कैसे फिर ज़िंदा हो गए? आपने एक आदमी को मार दिया, मैं ये नहीं कहता दुनिया में शायद कुदरत कर सकती हो ऐसी चीज़, लेकिन मिसाल नहीं है इस चीज़ की कि भई कोई मरा हुआ ज़िंदा हो गया दोबारा से। तो जब खत्म आपने कर दिया, इतने सारे ऑपरेशंस हुए, इतने सारे आम लोग मुतासिर हुए उससे। नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान के, सवात के, यानी कहाँ से कहाँ तक। तो भाई फिर उसके बाद वो कैसे सवात तक वो कैसे पहुँचे? मैं कहता हूँ नॉर्थ वज़ीरिस्तान का मैं नहीं कहता। हमारा बॉर्डर ऐसा है कि ठीक है, कहीं पे फेंसिंग है, कहीं पे नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप कह दें कि जिस तरह आप अगर न्यू दिल्ली में रहते हैं, तो उसके साथ अगर एडजॉइंट कोई और सिटी है, मुझे नहीं पता उसका, आपका जिस तरह का आना-जाना होगा, तो ये नहीं हो सकता कि आलोक जी को लोग कहेंगे, यार पता नहीं आलोक साहब जा रहे हैं, आ रहे हैं, आना-जाना होता है। तो वो इस तरह के क्रॉसिंग एरियाज़ भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, जिस वक़्त मतलब ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो एक तो ये मसला है। इसके बाद फिर हम लोग जब एक मसले को, जो सबसे इंपॉर्टेंट मसला है, जो सबसे सीरियस मसला है, उसको हम सीरियस ही ना लें। हम ये कहें ना कि यार क्या हो सकता है, तो फिर उसका रोकथाम कैसे होगा? फिर आप कह रहे हैं कि जी हमारी जो आईएसआई हमारी एजेंसी है। मसला ये है कि जिस वक़्त ये सवात में आए, तो मैंने एक ब्रिगेडियर साहब को इंटरव्यू किया, वो खुद आईएसआई के डिप्टी डीजी रह चुके हैं। उनसे मैंने कहा, सर मुझे ये बताइएगा कि ये लोग कैसे पहुंचे? मैं कहा, मेरे जैसे एक छोटा आम सा जर्नलिस्ट, मुझे खबर आ रही है कि यार लोग यहाँ दीर में पहुंच गए, सवात के फला फला इलाकों में है। तो मैंने कहा मेरे आईएसआई को पता नहीं चलता। मैंने कहा मुझे दुख और अफसोस होता है। मैंने कहा मुझे उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर शक नहीं है, लेकिन वो क्यों इग्नोर कर रहे, इसके ऊपर मुझे डाउट जरूर है, और मुझे अफसोस भी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा हमारी ना स्पेशल ब्रांच को कोई खबर हो रही है, ना हमारी कोई और एजेंसी को खबर हो रही है, ये तो नामुमकिन है। वैसे तो कि अगर मेरी गाड़ी में कोई छोटी सी गन पड़ी हुई है, तो उनको पता चल जाता है कि यार गाड़ी में गन है। वो कहते हैं जी अच्छा लाइसेंस है, ये है, अच्छा ठीक है ठीक, फिर भी पूछगछ कर लेते हैं, अच्छा कौन है, जर्नलिस्ट है, फ्लाइट, सारा कुछ हो जाता है। तो भाई जब इतने बड़े लार्ज स्केल, मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान, कहाँ सवात और कहाँ अफगानिस्तान, और उनके पास सारा कुछ है, तो उसके बावजूद अगर नहीं रोका जाता तो अफसोस है। लेकिन इनके पहले से कराची में ये अंडरग्राउंड हुए थे, लेकिन आलोक जी ये मौजूद थे। क्वेटा में ये अंडरग्राउंड हुए थे, लेकिन ये लोग मौजूद थे। बाकी इलाकों में जिस तरह बॉर्डर का इलाका है, वहां पे इनके मजबूत गढ़ पहले भी थे। स्पेशली जो हिलमंद का इलाका है, वहां पे पहले लीड करते रहे मौलाना फजलुल्लाह सवात के ही थे, चारबाग के। तो वो वहां से लीड करते थे। खैर फिर वो एक ड्रोन अटैक में मारे गए, उसके बाद लीडरशिप किसी और के पास गई। लेकिन इन लोगों ने वहां से बाकी नॉर्थ साउथ को तो छोड़ दे, चित्राल में इन्होंने बहुत ज्यादा अटैक्स किए थे उस वक्त, और बाकायदा शेलिंग करते थे वहां से, रॉकेट लॉन्चर के जरिए ये बाकायदा शेल फेंकते थे वहां से। और यहाँ पे हमारे जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, उनको काफी नुकसान दिया था। वो चीज खैर फिर अफगान हुकूमत के साथ कर कर आके कुछ अमेरिकन ने वहां पे ऑपरेशन किए, तो वो साइड थोड़ी सी चित्राल वाली फिलहाल सेफ है। लेकिन जो दूसरा इलाका है, वहां पे हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, बल्कि मतलब मैं ये कहूंगा कि ज्यादा थ्रेटनिंग सिचुएशन इस वक्त मौजूद है। फकर भाई, मतलब ये कोई ना आज की प्रॉब्लम है, ये बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और बीच में कई बार कोशिशें भी हुई कि भाई बातचीत हो जाए, किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकल जाए, सुलह हो जाए। इतने लंबे टाइम से ये संघर्ष चल रहा है और अब तक क्या ये इग्नोरेंस की वजह से अब तक सुलह नहीं हो पाई है या फिर मतलब वो चाहते ही नहीं है सुलह करना? देखिए, अगर वो जो डिमांड्स आलोक जी रखते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो, हम जो कहते हैं शरिया लॉ, जो हम कहेंगे कि हाथ काटे, पाँव काटें, सर काट लें, ये कर दें, वो कर दें, तो वो शरिया लॉ तो मेरे ख्याल में, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पश्तून कम्युनिटी से ताल्लुक है मेरा, जो ज़्यादा ये समझे जाते हैं कि इस तरह करते हैं। भई हमारे यहाँ मेरे अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर से कभी इस तरह की चीज़ें, मैं आपको सच्ची बात बता दूँ, मैंने नहीं सुनी। ठीक है? कभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि यार आप ये कर दोगे तो आप ये कर दोगे। इवन हमारी फैमिली में कोई कभी किसी को मैंने शटलकॉक पहने हुए कभी नहीं देखा। मेरे फादर, मेरी मदर से मैं पूछता था, किसी ने नहीं पहना। यार नहीं उड़ते, हमारा कल्चर का हिस्सा नहीं है वो एक चीज़। ठीक है, वो मोमंद वगैरह में, बाजोड़ में लोग पहनते हैं, लेकिन वो ऐसे कल्चर पहनते हैं, ये नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती पहनाया जाए। अब मेरे मर्दान में या पेशावर में लोग नहीं पहनते। अब मैं कैसे एक्सेप्ट करूं उस चीज को कि नहीं जी आप आओ और हम मतलब इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेंगे, हम सरों पे पगड़ियां बांधेंगे। तो ये चीज
मेरे ख्याल में एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह हो नहीं सकता। बेशक मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोग आलोक जी यहाँ पे कभी भी मैं आपको मतलब हल्फन बता रहा हूं कि यहाँ पे शरिया लॉ के हक में नहीं है और लोग बर्दाश्त भी सर नहीं कर सकते। बेशक वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं सऊदिया तो बड़ा अच्छा है, तो फलां बड़ा अच्छा है, लेकिन जब उनको कहा जाए कि यहाँ पे कर लो ना, फिर वो कहते हैं नहीं यार ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमारी वो अय्याशियां तो फिर मतलब खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी चीजें हैं। मैं अय्याशियों से हटकर एक बात कर दूं कि यार अगर मुझे कोई कहेगा कि भाई आपने टाई क्यों लगाई हुई है या आपने नहीं लगानी की, गैर शरई है, भाई मेरे पास तो क्योंकि मैं तो स्कॉलर नहीं हूं रिलीजन का, अब वो मेरे साथ यही करेगा कि भाई वो मेरे वो टाई को पकड़ के वो जिसे कहते हैं उसको घसीटेगा ना, यही चीज करेगा, क्योंकि मेरे पास तो उस चीज के हवाले से नहीं। हालांकि रिलीजन इन चीजों के ऊपर जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, उन चीजों को नहीं देखता कि भाई आपने टाई पहनी हुई, आपने कोट पहनी हुई। हाँ, बाकी जो चीजें अगर वो आपकी सही है, आपके अंदर ह्यूमैनिटी कितनी है, दूसरे इंसानों को आपसे तकलीफ है या आप उनको राहत पहुंचा रहे हैं, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ जाते नहीं है। हम कहते हैं नहीं, हम किसी और तरीके से चाहते हैं, हम कहेंगे बड़ी बड़ी दाढ़ियां रख लो, बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध लो, तो वो चीज हमारे कल्चर में नहीं है। अफगान कल्चर का हिस्सा अफगानिस्तान में लोग पहनते हैं, नॉर्मली पहनते हैं, तालिबान से हटकर भी पहनते थे, तालिबान के बाद भी लोग पहनते हैं। लेकिन भाई मेरे अगर कल्चर का हिस्सा नहीं है तो मुझे कैसे कोई कहे कि यार आप इस तरीके से कपड़े, आप इस तरीके से शलवार कुर्ते पहनो। तो ये मतलब एक्सेप्टेंस। मुझे और दूसरी चीज, एक ट्रस्ट नहीं है सर, उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अगर बातचीत हुई भी, अच्छा। उसके साथ अमेरिका ने हम्म। कोई ड्रोन अटैक कर लिया, हमने कहा या उन्होंने खुद किया, बंदा मारा गया, उसके बाद दोबारा से उन्होंने कहा यार आप तो हमारे साथ मतलब चीट कर रहे हो हमें, तो ये भी एक ट्रस्ट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। तो अभी मैं ये देख रहा था, खैर मुझे लगता है कि वक्त के साथ थोड़ा सा हमें बदलना भी चाहिए और लिबास से आपकी पहचान नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जहां लगता है कि एग्रीड। जिस इलाके का है, जिस कल्चर का है, वो उसमें रहने दीजिए, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है। दूसरी और ये चीज है फखर सही, भाई मैं आपकी कह रहा बात था। बड़ी सही है जी आलोक जी। जी 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 जी। फखर भाई, दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि अभी जब अफगानिस्तान पर आपने बात की, तालिबान का कब्जा हुआ, वहां की पावर तालिबान के पास गई, तो हमने देखा, मतलब एज ए इंडियन मैं कहूं तो हमने देखा कि पाकिस्तान में बड़ी खुशी मनाई गई, ये जी ये हो गया। फिर आपके डीजीआईएसआई उस वक्त गए भी वहां पे उनसे मिलने। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि भाई तालिबान भी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और कुछ खबरें मैं आपकी तरफ से रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे हैं कि वो टीटीपी को अपना टूल बना रहे हैं। तो मतलब इसमें कितनी सच्चाई वहां से, मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या है इसमें? देखिए, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक़्त हम खुशियाँ मना रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि यार हमने कल को इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। जब हम यहाँ मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये बात करते थे कि भई वो टीटीपी वाले इनके साथ के लोग हैं, वो उनका क्या होगा? तो कहते हैं नहीं, नहीं यार वो कर लेंगे, वो उनको समझा देंगे। जैसे वो छोटे बच्चे को कहेंगे बेटा आप जा मतलब बैठ जाओ ना, यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है? पापा आपके आ रहे हैं। तो भाई वो इस तरह तो नहीं थे कि वो मैं कहूँगा कि वो आपको वो कोई जिसे कहते हैं कि रिमोट है, वो बटन दबाएगा, अफ़गान तालिबान के लोग, अमीर खान मुत्तकी दबाएगा या कोई और मुल्ला याकूब दबाएगा या खलील हक्कानी दबाएगा और उसके बाद वो मतलब वहीं पे स्टक हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ उनका कंट्रोल भी है, उनके साथ उनके ताल्लुकात भी है, उनके साथ उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं, उनके साथ उनकी दोस्तियाँ भी हैं और उनके साथ आपस में जो आइडियोलॉजी की शेयरिंग है, दोनों मुला उमर के फॉलोअर्स हैं। तो ये तो सबसे बेसिक चीज़ उनकी हो गई है। लेकिन गलतफ़हमी उस वक़्त मिसकैलकुलेट किया सिचुएशन को पाकिस्तान ने। हमारे डीजीआईएसआई फैज़ हमीद साहब, इत्तेफ़ाक था कि उस वक़्त मैं भी काबुल में था, जिस वक़्त दूसरा या तीसरा उनका विज़िट था, जो ओपन विज़िट था। तो वो आते थे, वो बात करते थे और ये समझ रहे थे। और पाकिस्तान में भी ये बात बड़ी मतलब बड़े प्राउडली की जाती थी आलोक जी कि अब तो अफ़गानिस्तान हमारा जैसे पता नहीं नया कोई प्रोविंस हमें मिल गया ना। हालाँकि यार वो लोग जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो तालिबान हो, अशरफ गनी हो, हामिद करज़ई हो, अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो, जो मर्ज़ी बंदा हो, यार उनका मुल्क है, उनको उसके हिसाब से चलने दो। हम कौन होते हैं कि मैं कहूँ नहीं जी मैं आऊँगा जी काबुल को तो मैंने सही करना है। यार हम अपने मसाइल को, अपने प्रॉब्लम्स को अगर सॉर्ट आउट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ हो, अगर हम उनकी कोई हेल्प कर लें, तो शायद उससे खुश हो जाएँगे। हिंदुस्तान आप लोगों की पॉलिसी की आज तारीफ़ की जाती है, क्यों? इसीलिए की जाती है कि भई हिंदुस्तान ने उस वक़्त थोड़ा-सा साइड पे वो हुए। उन्होंने देखा सिचुएशन को कि भई हमने क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। हमने ये नहीं किया, हमने कहा चलो जी अब तालिबान आ गए तो अभी तो हमारा एक और जी एक नया पाकिस्तान हमें मिल गया अफ़गानिस्तान की सूरत में। जो हम कहेंगे वही होता रहेगा और वहाँ पे भी हमारी एक मतलब छोटी-सी हुकूमत हमारी कायम हो जाएगी और बस हमारे
किस्से और गुन गाते रहेंगे। वो ऐसा नहीं है भाई, वो तालिबान जो अमेरिका के साथ नहीं बैठते थे, अमेरिका के साथ 50 साल लड़े हैं, आपके साथ क्यों जाके आपके वो बनेंगे, आपके बच्चे बनेंगे? नहीं हुआ ऐसा। बेशक ये इनको ये शायद गलतफहमी थी हक्कानी नेटवर्क की वजह से, या कुछ कंधार के जो होल्ड था तालिबान का, उनकी वजह से पाकिस्तान को ये गलतफहमी थी। लेकिन क्यों थी? उस वक्त भी बहुत सारे लोग जब ये बात करते थे, कहते ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये जी अमेरिकन सीआईए के एजेंट है, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। आज वही बातें सही साबित हो रही है, और उन लोगों की जो बड़ी बड़ी बातें वो लोग क्या करते थे वो गलत साबित हो गई। तो मसला ये है कि हम जैसे लोग अगर सिचुएशन को समझ सकते हैं, वो लोग तो हमसे ज्यादा दूर की सोचते हैं ना, उनके पास तो रिसोर्सेज भी आलोक जी ज्यादा है। अब डीजीआईएसआई कोई आम बंदा मेरे और आप जैसा आदमी तो नहीं होता ना, नहीं, वो नहीं, तो नहीं। उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास काबुल में भी बिल्कुल। बहुत सारे रिसोर्सेज है, कंदहार में भी है, पंशेर में भी है, हर जगह है। तो उसको तो खबर मिलती है कि भाई लोग इस वक्त क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, काबुल के लोग क्या कह रहे हैं, जलालाबाद के क्या कह रहे हैं, कंदहार के क्या कह रहे हैं। हमने वो गलती की, एक तीसरी दफा हमने गलती की, 79 में, 2001 में और 2021 में। 3 दफा 21 गलती में की। और मेरे बिल्कुल। ख्याल में कुदरत भी आपको बार बार मौके नहीं देता कि आप गलतियां करें और वो आपको कहे नहीं चलो बेटा मैं सुधार देता हूं, कभी ऐसा नहीं होता। उस चीज की वजह से, और अफगान तालिबान की नाराजगी, सर उनकी नाराजगी ये है कि जब भी आप, मैं आलोक जी, लेट सपोज मैं आपके घर पे आता हूँ, आपके ड्राइंग रूम में आके बैठ जाता हूँ और मैं कहता हूँ अच्छा जी आलोक जी ये चीजें आपकी ये वाली ना ये आप सही कर दें, आप कहेंगे भाई आप तो एज ए गेस्ट आए हुए, चले मेरे मेरे एज ए फ्रेंड आए हुए, लेकिन ये क्या बात है कि भाई ये सोफा इधर से उठा के उधर कर दो, उस चेयर को यहाँ पे ले आओ, फला चीज को उधर कर दो, ये एसी यहाँ सही नहीं लगा हुआ 2 टन का कर दो। यार ये गलत बात है। आप कहेंगे यार ये तो अजीब किस्म का पागल आदमी आया हुआ। ये चीज हम पाकिस्तान ने की, और उससे वो लोग शुरू के दिनों में 1-2 महीने उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। मैं तकरीबन 2 विजिट्स मैंने किए, मैंने दो हफ्ते मैंने वहां पे गुजारे। मेरी जब उन लोगों से बात होती थी तो वो बेचारे, मैं कहता हूँ वो हमें रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई और उनको लगा कि यार ये तो हमारे घर के कंट्रोल लेने के चक्कर में, तो उन्होंने कहा अच्छा अब हम आपको बताते हैं। अब उन्होंने फिर टीटीपी को भी ओपनली सपोर्ट करना शुरू किया हुआ है। और दूसरी ये है कि वो एक प्रेशर भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर सम टाइम जब कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है, चमन पे या तोरखम के ऊपर जो पेशावर के साथ है, तो वो फिर एक ऐसे हम्म। उनके पास टूल मौजूद है कि वो वहां से अगर एक छोटा सा भी वो कर देते हैं अटैक, तो लाजमी सी बात है पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त बहुत सारी और क्राइसिस से गुजर रहा है। तो मेरे ख्याल में टीटीपी वाला थ्रेट पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक, मैं कहता हूँ एक नाइटमेयर है भाई। हालांकि इसी टीटीपी के साथ पाकिस्तान की फोर्सेस लड़ी है और अच्छा खासा इनको रगड़ा भी दिया था, लेकिन दोबारा इस वक्त जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है हमारी, क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। अमेरिका वहां से जा चुका है, पहले वो पैसे भी देता था, वेपन भी देता था, वहां से भी वो मारता था, यहाँ से पाकिस्तान के लोग मारते थे। अब वहां से उनको सेफ्टी हो गई है, मतलब वहां अगर वो भागते भी है तो वहां उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो यहां से पाकिस्तान को ये परेशानी लगी हुई कि अब क्या करें हम। वही है कि मतलब मुझे लगता है कि जो तालिबान वाले कहते हैं कि भाई आप अपने बेसेस दो हमारे खिलाफ अमेरिका को यूज करने के लिए, आप बिल्कुल। अपना एयर स्पेस दो यूज करने के लिए, और फिर आप आके मुझे ही सिखा रहे हो कि बॉस आपको ये नहीं करना है। दूसरी चीज कि इंडिया की तरफ थोड़ा सा रुख मैं मोड़ता हूँ। जी मुझे याद है कि जब इसी टीटीपी ने पेशावर पर, शायद यही थे ना, पेशावर स्कूल पे इन्होंने ही हमला किया था, इन्होंने ही जिम्मेदारी बिल्कुल ली थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, मासूम बच्चे उसमें मारे गए थे उस हमले में। बिल्कुल। तब पाकिस्तान की तरफ से अभी भी मैं ये सुनता हूँ, मतलब मेरे पास कई सारे कमेंट्स आते हैं कि जी इंडिया ने हमला करा है, इंडिया ने हमला करा है। अफ़गानिस्तान में इंडियन एसेट्स हैं, अफ़गानिस्तान में हम्म, इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है। बिल्कुल। अभी आपने लेटेस्ट तालिबान का बयान सुना ही होगा कि भई हम इंडिया के साथ बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया के दोबारा करीब 20 प्रोजेक्ट जो हैं वो दोबारा वो शुरू करवाना चाहते हैं कि भई आप आइए, या उसको कंप्लीट कीजिए। तो पाकिस्तान सरकार हो या फोर्सेस का तो मैं नहीं कह सकता, जो माइंडसेट है कि माइंडसेट को भटकाना, आप उसमें इंडिया को घुसा देते हो, ब्लेम कर देते हो। अपने आप को क्यों नहीं सोचते कि भाई इसके जिम्मेदार हम हैं, कोई और तीसरा मुल्क नहीं हो सकता इसका जिम्मेदार। आलोक जी, मैं एक बात अक्सर करता हूँ यहाँ पे, ये बात मैंने काबुल में भी की, पेशावर में भी और इस्लामाबाद में भी। मैं उनको कहता हूँ, मैं कहता हूँ 1% मैं ये मान लेता हूँ कि इंडिया करता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सर हम भी तो, अब असल बात ये कि हम अपने घर को अगर सही खुद नहीं करेंगे तो वही वाली बात है कि किसी और को मैं ब्लेम करूं, मैं कहूं ये नेपाल कर रहा है, ये जो है वो बांग्लादेश ने कर दिया, ये हिंदुस्तान ने कर दिया, ये ईरान ने कर दिया। मैंने अपने घर को जिस वक्त सही कर दिया ना, फिर लोग कोशिश करते हैं। सर ऐसा नहीं है कि लोग कोशिश नहीं करते, पाकिस्तान ने कश्मीर की मिसाल हमारे सामने है, लेकिन आज वहां पे अमन है बहुत हद तक। कैसे हुआ?
एक बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाई गई और उसके ऊपर काम होते 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 तो ये आप आज जो कश्मीर है तो वहां पे बेहतर ही है। वो यही पॉलिसी पाकिस्तान को अपनानी पड़ेगी, बजाय इसके कि हम दूसरे को ब्लेम करते रहे। पहले अगर हम अपने आप को सेट कर लेना, फिर जब आप दूसरे से बात करेंगे, हो सकते है दूसरे आपकी बात सुन भी ले, हो सकता है हिंदुस्तान भी आपकी बात सुन ले कि हाँ यार ठीक है, अगर हमारा कोई ऐसा होता है, हो सकता है अगर ऐसी कोई चीज है भी, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर आप इसी तरह सिर्फ एलिगेशन लगाएंगे और लोग कहेंगे कि आपको लोग दुनिया जो है बड़ी मतलब इंपॉर्टेंस देगी, तो सर दुनिया इस वक्त इंपॉर्टेंस नहीं दे रही। एक तो उसकी वजह यह है कि आपके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है, आप खाली जेब पर रहे हैं, और जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, वो आप अपनी फैमिली की, अपने दोस्तों यारों की मिसाल ले लें, सर कोई मुंह नहीं लगाता। ये दुनिया का बड़ा गंदा कानून है। यकीन करें कि लोग कहते हैं ना कि यार पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं यार होता है, क्योंकि जब आपके पास नहीं होता ना, आपको एक रोटी लेनी है, आपको कोई नहीं लेके देगा, वहां पे आप खड़े रहे उस जिसे कहते हैं ना रोटी वाले के होटल के सामने, रेस्टोरेंट के सामने, नहीं देगा। आपके अपने करीबी तो कहे यार पत्नी फिर जो है ना अभी 100 रुपए मांगने आ गया। जब आपकी ये पोजीशन हो जाती है ना, तो फिर आपकी बात की अहमियत नहीं होती। जब लोगों को पता है कि यार ये अपनी जो है वो 50 लाख की गाड़ी में आके उतरा है और मतलब इसके जेब में जो है चलो दे नहीं सकता, लेकिन मुझसे मांगेगा भी नहीं, तो वो कहेगा यार ठीक है, इसकी बात में कोई, इसके पीछे कोई वजह होगी, कोई प्रॉपर रीजन ये दे रहा है, ये बात उसको वेटेज दी जाती है। लेकिन अगर हम हवाई बातें कर ले और हम अगर बलूचिस्तान में कुछ होता है हम कहें जी इंडिया के खाते में डाल लो, यहां से अगर कुछ होता है इंडिया के खाते में डाल लो। आलोक जी, एक चीज छोटी सी जो चेंज हुई है अभी 2021 तालिबान टेक ओवर के बाद, लोग अब ये बात करते हैं कि सर आप हमें कोई और रीजन दें। ये वाला रीजन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। ये मैं आपको बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोगों की बात बता रहा हूं। कहते ये वाली कहानी अब हम मजीद नहीं सुन सकते। हमने सुन ली, शायद पहले यकीन भी हम करते थे, यकीन किया होगा, और उन्होंने कहा कि चलो जी पहले इंडियस भी था, रॉ भी था, सब कुछ था, अमेरिकन CIA भी थी, यार आज तो वो नहीं है। फिर कैसे हम ये बात मान ले आपकी कि आप जो कह रहे हैं वो सारा कुछ सच है? ये बात, क्योंकि अब लोग सवाल उठाते हैं और लोग सोचते भी हैं कि यार वाकई में, क्या वाकई इस तरह हो सकता है कि एक चीज को एक पूरे एकदम से उठाया जाए, और जिसको कहते हैं कि पूरे किसी कंट्री के अंदर घुसाया जाए, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, बहुत रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे नहीं मुमकिन कि आप कोई बटन दबा देंगे न्यू दिल्ली से और मैं कहूंगा जी इस्लामाबाद के हालात खराब कर दो। उसके पीछे बहुत बहुत लंबा टाइम चाहिए। तो ये चीज मेरे ख्याल अगर पाकिस्तान इससे आलोक जी निकले, अफगानिस्तान को एज ए कंट्री हम हम अभी तक उसको एज ए कंट्री, हम अफसोस के साथ मैं कहता हूं, हम एज ए कंट्री लेते ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारी कोई कॉलोनी है। भाई क्या हैसियत है आपकी कि आपकी कॉलोनी होगी? अफगानिस्तान आज भी उनकी इकोनॉमी मैं कहता हूं मेरे पाकिस्तान से बेहतर है। 4.5 करोड़ उनकी पॉपुलेशन है और $10 अरब अगर अमेरिका आज उनके रिलीज कर देता है तो उनके मतलब हमसे बहुत अच्छी लाइफ वो गुजारेंगे। हमसे ज्यादा तगड़े वो लोग हैं, उनको कोई भी काम दे दो वो कारोबार करके और वो शुरू कर देते हैं। तो क्यों हम उनको कहें कि ये जी हमारे कोई मतलब स्लेव्स हैं या हमारी कॉलोनी के लोग हैं, जो हम कहें इनको ये इस तरीके से कर लें। इन चीजों से बजाय इसके कि इसके ऊपर हम वर्कआउट करें। और आपने कहा कि ये तालिबान कह रहे हैं कि आप आके हमारे साथ प्रोजेक्ट करो, वो उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोगों ने जिसे कहते हैं ना वेट एंड सी वाली पॉलिसी आपने अपनाई। आपने देखा कि भाई पहले सेंट्रल एशियन कंट्रीज को अनबोर्ड किया, फिर आप लोगों ने ईरान को अनबोर्ड किया, कतर में आपके जाके मीटिंग्स 1-2 हुई। उन सारी चीजों की वजह से काबुल के अंदर जो फिजा थी वो आप लोगों के लिए बड़ी बेहतर हुई। हालांकि मैं हमेशा उस वक्त भी, जब मैं सितंबर 2021 में जब पहला विजिट कर रहा था काबुल का, तो मैं उस वक्त भी वापस आके मैंने ये लोगों को बताया कि यार वहां पे इंडिया के लिए अवाम में एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है, पाकिस्तान से ज्यादा मौजूद है। जैसे ही आप तुर्खम बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपको वहां पे मतलब दीवारों के ऊपर लिखा हुआ होगा कि बजाज स्टील और फला ये वो, वहां के ऑटो रिक्शाज और ये सारी जलालाबाद भरा हुआ आपको मिलेगा। मैं कहा मेरे पाकिस्तान गुजरांवाला या लाहौर के बना हुआ एक रिक्शा मैंने नहीं देखा अफगानिस्तान के अंदर। मैंने कहा दिस इज द डिफरेंस। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जाके मतलब कब्जा करने की, कब्जा हालांकि नहीं कर सकते, पता है आपको कि आपसे अपना नहीं संभाला जाता तो किसी और कंट्री को आप कैसे लेके चलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये करते होते हैं कि भाई आप अपना इन्फ्लुएंस कायम करें। लेकिन इन्फ्लुएंस कायम करने के लिए सर आपको थोड़ा सा दूसरे की भी सुननी पड़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। ये समझ रहे थे कि यार ये हकानिया के पड़े हुए अकोड़ा खटक का एक मदरसा है कानी साहब का, तो वो ये समझ रहे थे कि यार ये वही के स्टूडेंट है, किताबें उठाई होंगी यूं पीछे वो डाल के वो कपड़े में और पगड़ियां बांधी हुए चल रहे हैं, तो बस हम जो कहेंगे बैठ जाओ ये बैठ जाएंगे। सर वो ऐसे नहीं करते। ये चीज समझने की आज भी जरूरत है, कल भी थी और आइंदा भी होगी। जिस दिन हमने ये समझ लिया ना कि अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसके बाद ना हम इंडिया को मतलब बुरा भला कहेंगे कि इंडिया करवा रहे हैं, ईरान को कहेंगे ना किसी और को कहेंगे। और इस पॉलिसी से जिस दिन भी हम निकले आलोक जी, मेरे ख्याल
हमारी डायरेक्शन जिस दिन भी सही हुई और हमने ये पॉलिसी चेंज कर ली, यकीन करें उस दिन से मैं कहूंगा हमारे बुरे दिन खत्म होंगे और अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो मुझे नजर आता है, इतने सालों से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, जो अपना जियोपॉलिटिक्स जो अपने सब कॉन्टिनेंट का है, बिल्कुल पाकिस्तान की लीडरशिप में मेरे हिसाब से विजन की बहुत जबरदस्त कमी है। वो मतलब विजन, जैसे लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर्स होते हैं, वो विजन देखते हैं भाई 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये हमारा विजन होगा, ये हमारी पॉलिसीज होंगी, चाहे वो टुवर्ड्स इंडिया हो, चाहे टुवर्ड्स अफगानिस्तान हो, चाहे टुवर्ड्स ईरान हो। मैंने आज तक ऐसी कोई पॉलिसी की चर्चा तक नहीं देखी मैंने आपके यहाँ से। सही कह और रहे हैं। उम्मीद है कि शायद आगे कहीं कुछ बेहतर हो, क्योंकि अगर देश को बेहतर बनाना है, और अभी एक रिपोर्ट आई थी, आपने बात की इकोनॉमी की, फॉरेक्स रिजर्व की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने उसमें देखा कि पाकिस्तान के पास $7.5 बिलियन हैं, अफगानिस्तान के पास $9.5 बिलियन हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ जो आपको कि हमसे उनकी इकोनॉमी जो बहुत अच्छी है और पॉपुलेशन हाँ, 4 करोड़ है, हमारी 23 करोड़ है। 23 करोड़ है। तो ये भी सोचने वाली बात है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत गंभीर होके, बहुत सिंसियर होके, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर सोचना चाहिए। थैंक यू फखर साहब कि आपने इतनी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की, दर्शकों को थैंक बताई, यू। मेरे चैनल पर आए। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया लोक थैंक जी यू, और आपके व्यूअर्स का भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक बहुत यू, शुक्रिया। टेक थैंक यू, केयर। थैंक यू। ओके बाय।